हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल पर। तो मिरेकल सीरीज का 11वां दिन शुरू कर रहे हैं हम। अगर फर्स्ट टाइम कोई मेरे से जुड़ रहा है तो मिरेकल सीरीज के बारे में जानना चाहेगा। मिरेकल सीरीज में हम क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं सिर्फ 60 दिनों के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको भगाने वाला हूं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपके टॉपिक्स स्किप करवाते हुए आपको पढ़ाने वाला हूं, और इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि मैं प्रॉब्लम्स कम डिस्कस करते हुए आपको पढ़ाने वाला हूं। फिर मिरेकल क्या है, उसके लिए आपको मैं बताता हूं एक सीक्रेट। वो ये है कि क्लास 12 की फिजिक्स का जो सिलेबस है वो केवल और केवल 60 दिन की डेडिकेटेड मेहनत डिमांड करता है। कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा कि इतनी आसानी से सिर्फ 60 दिनों के अंदर फिजिक्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया जा सकता है। तो आपको ये 60 दिन मेरे साथ साथ इस मिरेकल सीरीज को फॉलो करना है, एंड आफ्टर दैट यू विल इवेंचुअली नो दैट क्यों इस सीरीज का नाम हमने मिरेकल सीरीज रखा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले 10 दिनों के अंदर हमने 3 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। रे ऑप्टिक्स हमने खत्म किया है, वेव ऑप्टिक्स हमने खत्म किया है, ड्यूअल नेचर हमने खत्म किया है, और आज हम हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एटम्स। तो उसका जो पहला पार्ट है जिसमें हम रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझेंगे, उसके ड्रॉबैक्स समझेंगे, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे जिसने रदरफोर्ड के सपने पर पानी फेरा था। और साथ ही साथ में हम बात करेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट वन, ठीक है ना, इन सारी की सारी स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो काफी मजेदार होने वाला है ये वीडियो, बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं हमारी इस सीरीज का टारगेट। तो कोई एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज नहीं है, बेसिकली हम हमला कर रहे हैं फियर ऑफ फिजिक्स। आपकी सभी समस्याओं की जड़ में आपका डर है, और अगर उस डर को मैंने इन 60 दिनों के अंदर दूर कर दिया तो आप बोर्ड्स भी फोड़ सकते हो, नीट भी फोड़ सकते हो, जेई भी फोड़ सकते हो, ये मेरी गारंटी है। नहीं मानोगे तो आपको मिरेकल सीरीज को फॉलो करना है, तभी आपको विश्वास होगा, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो ये नाम जो है उस एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स हमें बता देता है, या फिर इसको गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। ये 2 साइंटिस्ट थे जो कि कह सकते हो रदरफोर्ड के असिस्टेंट थे, है ना। तो इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय रदरफोर्ड, है ना। और उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने एटम के अंदर क्या है उसको झांकने की कोशिश करी थी। सोचो यार, साइंस ही केवल और केवल हमें ये पावर प्रोवाइड करवाता है कि जिस चीज को हम देख भी नहीं सकते, हम उस चीज के अंदर जाके पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर की स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होगी। और ये आपको जानने को मिलेगा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि अपन कैसे लॉजिकल कंक्लूजन्स के थ्रू जिस चीज को आंखों के द्वारा देख नहीं सकते उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करने लगते हैं। इनफैक्ट बहुत एक्यूरेटली हम उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन और डिस्क्राइब करने लगते हैं। यू विल नो आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट, राइट। तो शुरुआत करते हैं इस एक्सपेरिमेंट की, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, उसका अपैरेटस जो था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया, ठीक है। तो हमने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया AT3Bi214, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो होते हैं उनसे रेडिएशंस निकलती है, एंड वन ऑफ द काइंड ऑफ रेडिएशन, नॉट रेडिएशन, वन ऑफ द काइंड ऑफ पार्टिकल्स रेडिएटेड बाय दीज पार्टिकल्स, ठीक है ना, दीज रेडियो एक्टिव एटम्स इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। तो हीलियम+2 आयन होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं ये, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं। तो जिसको नहीं पता उसको एक बार के लिए एज अ फैक्ट ध्यान रख लेना है कि हमने एज अ सोर्स एक रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज किया है जिससे पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम+2 आयंस, जिनको अल्फा पार्टिकल्स भी बोला जाता है, एमिट हो रहे हैं। फिर हमने लेड ब्रिक्स यूज करी है। तो ये क्या करते हैं, बाकी अदर काइंड ऑफ रेडिएशंस को ब्लॉक कर देते हैं। इनफैक्ट जो अल्फा पार्टिकल भी इधर उधर आपके निकल रहे थे उनको एक स्ट्रीमलाइन, एक बीम की फॉर्म में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें फिर फाइनली एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल मिल जाती है।
हमें यहाँ पर कोई एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल यूज नहीं करना पड़ता, जैसा हमने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर किया था इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि ऑलरेडी जो अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं ना, उनकी एनर्जी बहुत होती है। तो लगभग 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स हमें मिलते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस तरीके का मटेरियल आप यूज कर रहे हो। फिर यहां पर आप नोटिस करोगे पतली सी लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है हमारे एक्सपेरिमेंट का। इट इज गोल्ड फॉयल। ये बहुत पतली, कितनी पतली? इसकी थिकनेस है 2.1 इंटू 10⁻⁻7। इतनी पतली हमने गोल्ड फॉयल यहां पर यूज करी है। तो हमारा आइडिया ये है कि यार इतनी पतली जो गोल्ड फॉयल है उसके अंदर बेसिकली एक ही लेयर होगी एटम्स की। अगर आप एटम्स को स्फेरिकल बॉल्स की तरह इमेजिन करो तो एक लेयर ही होगी एटम्स की। हमने उतनी पतली गोल्ड फॉयल यहां पर यूज करने की कोशिश करी है। हमारा आइडिया ही है, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग क्या करवा रहे हैं, बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि हमारे जो अल्फा पार्टिकल की बीम है उसको हम इस गोल्ड फॉयल के ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हैं, बॉम्बार्ड करवा रहे हैं। और हमने यहां पर पीछे एक जिंक सल्फाइड से बनी हुई स्क्रीन यूज करी है। अब जिंक सल्फाइड जो है ना, वो आपका एक बहुत ही स्पेशल तरीके का, यूं मान लो सॉल्यूशन है, पेंट है एक तरीके से, ठीक है, एक स्क्रीन है। तो बेसिकली इसके ऊपर जब भी अल्फा पार्टिकल्स आके स्ट्राइक करते हैं ना, तो स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं। मतलब आप पता लगा सकते हो एग्जैक्टली कहां पर अल्फा पार्टिकल आकर इस स्क्रीन पर टकरा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने वो जिंक सल्फाइड से बनी हुई स्क्रीन जो है वो यहाँ पर यूज करी है। साथ ही साथ में हम एक डिटेक्टर यूज कर रहे हैं जो कि हमें मदद करेगा किसी भी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर ये देखने के लिए कि कितने अल्फा पार्टिकल्स ऑन एन एवरेज वहां पर उस पर्टिकुलर एंगल पर आकर स्क्रीन से टकरा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मूवेबल डिटेक्टर है, माइक्रोस्कोप कह लो, ठीक है ना। तो इससे हम अलग अलग एंगल के ऊपर पता लगा सकते हैं कि कितने अल्फा पार्टिकल्स आगे स्क्रीन से टकरा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। अब धड़ाधड़ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बॉम्बार्ड करवा रहे हैं अपन। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है ना, वो आपके बिल्कुल सीधे के सीधे, जैसे आपने भेजा था बिल्कुल वैसे के वैसे सीधे के सीधे बाहर निकल जाता है। ऐसा लगता है कि वो आर पार निकल गए गोल्ड फॉयल के, फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। बीच में गोल्ड फॉयल आई, पता ही नहीं चला, सीधे के सीधे निकल गए। ये बहुत रिमार्केबल है यार, है ना। कारण देखेंगे ऐसा क्यों हुआ, बट फिलहाल के लिए हम एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। तो जब बहुत कम एंगल के द्वारा डिविएट होते हुए अल्फा पार्टिकल ऑलमोस्ट सीधे के सीधे चलते हुए जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर टकराते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं स्मॉल एंगल स्कैटरिंग। तो ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इस स्मॉल एंगल स्कैटरिंग को ही फॉलो करते हैं। लगभग 0.1%, 0.14% अगर आप एग्जैक्टली बोलोगे तो लगभग 0.14% अल्फा पार्टिकल, मतलब अगर आप 100 अल्फा पार्टिकल भेज रहे हो ना, तो भी आपका 0.14 अल्फा पार्टिकल, अगर आप 1000 भेजोगे तब जाके आपका लगभग 1.4 होगा, ठीक है ना। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना कम है ये रेशियो। केवल 0.14% अल्फा पार्टिकल ही लार्ज एंगल स्कैटरिंग को फॉलो करते हैं। लार्ज एंगल स्कैटरिंग हमने कितनी लार्ज मानी है, आप चौंक जाओगे। 1 डिग्री से ज्यादा, 1 डिग्री से ज्यादा अगर एंगल से डिविएट हो रहे हैं ना अल्फा पार्टिकल, हमने उसको भी लार्ज एंगल स्कैटरिंग माना है। सोचो, तो आप ये देख रहे हो कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है ना वो उस 1 डिग्री वाले रीजन के अंदर ही है, सीधे के सीधे निकल रहे हैं। 1 डिग्री एंगल से ज्यादा वाले रीजन के अंदर बहुत कम है, 0.14%। और उससे भी ज्यादा कम अगर आप फ्रैक्शन लोगे तो लगभग 1 in 8000, हर 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल कभी कभार ऐसा निकलता है जो बैकवर्ड स्कैटरिंग को फॉलो करता है, जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल के द्वारा डिविएट हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो गोल्ड फॉयल से टकरा रहा है और फिर वापस से पीछे की तरफ रिबाउंड हो जा रहा है। लगभग 8000 में से एक, इतना रेयर है ये फिनोमिना। तो ये हमारा बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था और बड़े सिंपल से ऑब्जर्वेशन थे। अब आप बोलोगे सर इस एक्सपेरिमेंट और इन ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है एटम के बारे में, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में। आफ्टर ऑल ये जो चैप्टर है वो एटम की स्ट्रक्चर के बारे में है ना। तो देखना क्या पता चल रहा है हमें।
तो हमारा जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था, तो हमने क्या करा, बेसिकली हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया। कैसा ग्राफ प्लॉट करा हमने एक तरफ लिया नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स और एक तरफ हमने लिया स्कैटरिंग एंगल। तो हमने देखा कि जब हमारा स्कैटरिंग एंगल लगभग 0 से लेके 1 डिग्री के बीच में है, हमारा स्कैटरिंग एंगल लगभग 0 से लेके 1 डिग्री के बीच में है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल स्कैटरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है। फिर आप जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल को बढ़ा रहे हो ना, वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते चले जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। और लगभग 180 डिग्री स्कैटरिंग एंगल की बात करते हो तो आपके बहुत कम पार्टिकल्स रह जाते हैं, लगभग 10-20 पार्टिकल। किसके कंपैरिजन में, 10⁻7 के कंपैरिजन में। आप रेशियो निकालो कितने कम पार्टिकल्स। तो हमारा इस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है। एग्जैक्ट डेटा जो है उसके बेसिस पर ये ग्राफ बनाया गया है। तो आप इस ग्राफ से केवल और केवल ये पता लगा सकते हो कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल स्कैटरिंग को फॉलो करते हैं, बहुत 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 कम अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल स्कैटरिंग को फॉलो करते हैं, और बहुत 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 कम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बैकवर्ड स्कैटरिंग को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो मेरी भावनाएं समझ गए होंगे आप। ठीक है ना, कितने कम अल्फा पार्टिकल्स बैकवर्ड स्कैटरिंग को फॉलो करते हैं। अब देखना इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉयल, स्मॉल एंगल स्कैटरिंग को फॉलो करने। तो इससे हमारा पहला इंसाइट हमें मिला कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एटम जो है वो क्या है, एम्प्टी है। भाई उनके सामने कुछ आ ही नहीं रहा, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है अल्फा पार्टिकल्स। अगर उनके सामने सपोज करो कोई दूसरा पॉजिटिवली चार्ज्ड स्ट्रक्चर आ जाता तो टकरा के निकल जाते। कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ नहीं आ रहा, ना पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा है, सीधे के सीधे निकल जा रहे हैं, कोई डिविएशन नहीं हो रहा। तो इससे हमें पता पड़ गया कि हमारे एटम का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो एम्प्टी स्पेस है, खाली स्थान, रिक्त स्थान है। ठीक है ना, और क्योंकि लगभग 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ही स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट को फील कर रहा है और बैकवर्ड स्कैटरिंग को फॉलो कर रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल वाली स्कैटरिंग को फॉलो कर रहा है। तो इससे हमें पता चला कि यार है तो सही, जो गोल्ड फॉयल है उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो सही। ऑब्वियसली एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, ये हमें ऑलरेडी पता था। हमें थॉमसन मॉडल के बारे में ऑलरेडी पता था, उसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। इसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें बता दिया था। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जो है वो थॉमसन की ही क्रेडिट करी जाती है। ठीक है ना, तो उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। उनके हिसाब से बड़ा सिंपल सा था, जैसे तरबूज होता है ना, उसके अंदर बीज जो होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी जो रेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसा कुछ मॉडल उन्होंने दिया था। तो हमें ये तो पता है कि गोल्ड फॉयल के अंदर जो गोल्ड एटम्स है उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। बट पहला कंक्लूजन यह था कि एटम का मैक्सिमम जो पार्ट है वो तो एम्प्टी स्पेस है, तो पॉजिटिव चार्ज है कहाँ। तो स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट हमें ये बता रहा है कि जहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है ना, वहां पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर कंसंट्रेटेड है। इनफैक्ट थॉमसन मॉडल के जस्ट काउंटर अपोजिट बात बोल रहे हैं अपन। थॉमसन ने पॉजिटिव चार्ज को पूरे के पूरे एटम के वॉल्यूम के अंदर स्प्रेड माना था। रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक बहुत छोटे वॉल्यूम के अंदर कंसंट्रेटेड होता है। और ना केवल पॉजिटिव चार्ज, लगभग सारा का सारा मास जो होता है वो भी उस छोटे से वॉल्यूम के अंदर कंसंट्रेटेड रहता है। तभी तो इतना स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट अल्फा पार्टिकल को फॉलो करना पड़ता है, गोल्ड फॉयल को नहीं। भाई जब कोई हल्की चीज बहुत भारी चीज से टकराती है तभी तो ऐसा होता है ना कि हल्की चीज रिबाउंड कर जाती है, भारी चीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। गेंद को कभी आप दीवार के ऊपर मार के देखो, दीवार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गेंद जो है वो वापस से टकरा के आ जाएगी। तो हमें यहां से पता चला कि ऑलमोस्ट ऑल मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का जो श्रेय है वो रदरफोर्ड को जाता है। उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस नाम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया, इसलिए उनके द्वारा प्रपोज किए गए मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोला जाता है। ठीक है, चलो तो ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था।
और हमें 2 कंक्लूजन्स पता चल गई, 2 इनसाइट्स हमें पता चल गई, ठीक है ना। और क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी के बारे में, तो यहाँ पर ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो कि ये आपका टारगेट न्यूक्लियस है, जो गोल्ड एटम है ना उसका न्यूक्लियस है। तो अगर कोई अल्फा पार्टिकल बहुत दूरी से गुजर रहा है तो उसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसके ऊपर हल्का सा फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर हल्का सा ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ा और ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ा और ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और ये तो फिर बैकवर्ड स्कैटरिंग ही करने लग जाएगा, और ये तो लगभग वापस से ही रिबाउंड हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि अल्फा पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो न्यूक्लियस से जितनी दूर है उतना कम इम्पैक्ट फॉलो करना पड़ रहा है उसको, वो सीधा का सीधा निकल जा रहा है। और जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो टारगेट न्यूक्लियस के पास आती चली जा रही है, वैसे वैसे उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है, उसका डिविएशन बढ़ता चला जा रहा है, उसके लार्ज एंगल स्कैटरिंग या बैकवर्ड स्कैटरिंग करने के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा खेल इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और टारगेट न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस के ऊपर टिका हुआ है, और इसी डिस्टेंस को बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। सो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट एंड सेंटर ऑफ टारगेट न्यूक्लियस। जैसे हमारा ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है ना, तो इसके लिए हमारी ये जो डिस्टेंस है ये इम्पैक्ट पैरामीटर हो जाएगी। अगर हम इस वाले की बात करें तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये इम्पैक्ट पैरामीटर हो जाएगी, इसकी बात करें तो ये वाली डिस्टेंस इम्पैक्ट पैरामीटर हो जाएगी। अगर इस वाले अल्फा पार्टिकल की बात करें तो ये वाली डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल की इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू हो जाएगी। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इम्पैक्ट पैरामीटर जितना कम है उतना एंगल ऑफ डिविएशन ज़्यादा है, स्कैटरिंग एंगल उतना ही ज़्यादा है, बैकवर्ड स्कैटरिंग करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा है। तो एक फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हो अगर रखना चाहो तो, कि आपका जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है वो 1/4πε0 ZE² डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी टाइम्स कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 2 होता है। कम से कम आप ये तो ध्यान रख ही लो कि आपका जब इम्पैक्ट पैरामीटर जो है, कम से कम इतना तो ध्यान रख लो कि इम्पैक्ट पैरामीटर जब 0 होता है तो थीटा आपका निकल के आ जाता है 180 डिग्री, और इम्पैक्ट पैरामीटर जब इनफाइनाइट होता है तो थीटा आपका निकल के आ जाता है 0 डिग्री। इसका मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर इनफाइनाइट होने का मतलब है ये वाला अल्फा पार्टिकल, और इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होने का मतलब है ये वाला अल्फा पार्टिकल। इसका एंगल ऑफ डिविएशन कितना है 0, सीधा का सीधा निकल रहा है, और इसका एंगल ऑफ डिविएशन कितना है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री रिबाउंड हो जा रहा है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये फॉर्मूला बता देता है, तो इस फॉर्मूला को आप याद रख सकते हो। रख के देखो, इसमें थीटा की जगह आप 180 डिग्री रख के देखो, आपके बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। रख के देखो आप, है ना। और इसमें थीटा की जगह आप कितना रख के देखो, 0 रख के देखो, बी की वैल्यू अपने आप ही क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। ये फॉर्मूला आपकी मदद कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है, न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा काम जो रदरफोर्ड ने हमारे लिए किया वो था न्यूक्लियस की साइज प्रिडिक्ट करना, या यूं कह लो कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के ज्यादा से ज्यादा कितनी पास जा सकता है, जिसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो उस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू हमें रदरफोर्ड ने बताई थी सबसे पहले, और बहुत आसानी से बता दी थी, ठीक है ना। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम खुद बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लेट्स से कि हमने जो अल्फा पार्टिकल यूज किया है उसकी काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, और उसको आप गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर क्या करवा रहे हो, बम्बार्ड करवा रहे हो। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पर इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमने ले ली d, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आइडिया हमारा ये है कि यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ तक आते आते उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये हमारी इस साइड पर है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस, 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 अगर r डिस्टेंस पर होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है k टाइम्स पहला चार्ज टाइम्स दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर मैंने वही फॉर्मूला लगाया है। तो यहाँ से आप d को उठा के ले जाओ उधर,
और इसको उठा के ले आओ इधर, तो आपका D हो जाएगा। सारी की सारी वैल्यूज़ रख देना और जब आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट आपकी वैल्यू निकल के आएगी 3 × 10⁻14 मीटर। इतना छोटा होता है आपका न्यूक्लियस, 10⁻14, यानी कि डेसिमल के बाद में लगभग आपको 14 जीरोस लगाने हैं तब जाके आपकी कोई डिजिट आपको दिखाई देगी। इतना छोटा होता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। तो इतनी छोटी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम मीटर नाम की यूनिट नहीं यूज करते, हम एक छोटी यूनिट यूज करते हैं जिसको बोला जाता है फेम्टोमीटर या फिर फर्मी, ठीक है। तो इसको 30 फर्मी लिखा जा सकता है एंड 1 फर्मी जो होता है ना वो 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। तो जब अपन बहुत छोटी साइज के बारे में बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस के ऑर्डर की साइज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम नॉर्मली मीटर की जगह फर्मी 10⁻15 मीटर जो है उसका हमने एक नया नाम रख दिया, हम ये वाली यूनिट यूज करते हैं। तो ये रदरफोर्ड को श्रेय जाता है कि उन्होंने सबसे पहले बार हमें न्यूक्लियस की साइज प्रेडिक्ट करके बताई थी। भाई उनका मॉडल था ना, न्यूक्लियर मॉडल था, तो उनका तो काम था ये, बट हमारे लिए बड़ा काम आना आसान कर दिया। हमें ये पता पड़ गया कि यार एटम के कंपैरिजन में भी न्यूक्लियस जो है वो लगभग 10⁵ टाइम्स छोटा होता है। हमें ऑलरेडी एटम की साइज पता थी, एटम की जो साइज है वो 10⁻⁻10 ऑर्डर की होती है और न्यूक्लियस की जो साइज है वो 10⁻⁻15 ऑर्डर की। तो लगभग 10⁵ टाइम्स छोटी है न्यूक्लियस की साइज एटम के कंपैरिजन में। तो आपने कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल भी सुना होगा कि अगर आप स्केलिंग करो तो आप लगभग फुटबॉल के मैदान से एटम को कंपेयर कर सकते हो और उसकी जस्ट सेंटर पर रखी हुई जो मक्खी है उससे न्यूक्लियस को कंपेयर कर सकते हो। इतना छोटा होता है एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस। तो ये हमें रदरफोर्ड ने बताया। अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद में जो उन्होंने मॉडल प्रपोज किया, उस मॉडल को हम न्यूक्लियर मॉडल या प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने बताया कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक बहुत ही छोटे वॉल्यूम के अंदर कंसंट्रेटेड है, जिसका डायमीटर लगभग 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का है, एंड दैट स्मॉल वॉल्यूम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो जैसे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सन है, वैसे एटम के अंदर न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। इनफैक्ट आप उनकी बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। आप सबसे पहले पूछ सकते हो कि यार सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं ना, तो कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क कर रहा होगा। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा है ना, तो वो ही हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे सोलर सिस्टम के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन, वो किसकी तरह बिहेव करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करता है। वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करता है। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी 12mv², आप mv² की वैल्यू यहां से रख सकते हो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12kZe² डिवाइडेड बाय r। r यहां पर उस ऑर्बिट की रेडियस है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगी -kZe² डिवाइडेड बाय r। माइनस साइन मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आपकी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। मैंने यहां पर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहां पर अपन जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी को कंपेयर कर रहे थे। अपन जस्ट बता रहे थे कि जितनी काइनेटिक एनर्जी उतनी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। बट अगर अपन प्रॉपर पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें तो हमें पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव लिखना होगा, है ना। तो हमारी जो टोटल एनर्जी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो भी नेगेटिव निकल के आएगा, -12kZe² डिवाइडेड बाय r, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का आधा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू के इक्वल। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने बताया कि यार हमारे जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है इन एनी ऑफ द रेडियस ऑर्बिट वो नेगेटिव है। जैसे सोलर सिस्टम के अंदर किसी भी प्लेनेट की जो टोटल एनर्जी होती है या अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाली जो सैटेलाइट्स हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव एनर्जी शो करती है बाउंडेड सिस्टम को। बाउंडेड सिस्टम का मतलब क्या है? कि आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड है, वो न्यूक्लियस को एस्केप करके नहीं निकलेगा, यानी कि आपका एटम जो है वो स्टेबल होगा, जैसे हमारा सोलर सिस्टम जो है वो स्टेबल है। ऐसा रदरफोर्ड को लगा था। रदरफोर्ड बड़ा खुश था। रदरफोर्ड को लगा था कि यार क्या मस्त चीज़ बता दी अपनों ने, कितना
बड़े स्केल के सिस्टम को एक इतने छोटे स्केल के सिस्टम से कंपेयर करा दिया। इट वाज ऑल अ गुड फीलिंग, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा था उसको अपने मॉडल के बारे में, सब कुछ मस्त था। लेकिन कुछ चीजें थी जो कि रदरफोर्ड के मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं की जा पा रही थी। और सबसे पहला जो रदरफोर्ड मॉडल की ताबूत की जो आखिरी कील कह सकते हैं ना, तो सबसे पहली चीज जो साबित हुई वो हुई मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैक्सवेल बहुत ग्रेट साइंटिस्ट है यार, कोई नहीं जानता इनको, सब लोग आइंस्टीन न्यूटन के बारे में जानते हैं। मतलब मेरी नज़रों में मैक्सवेल की जो इज्जत है ना वो बहुत ज़्यादा है। खैर अपन मैक्सवेल के बारे में पढ़ेंगे, ये 12th वाली जो मिरेकल सीरीज है इसमें कभी मैं आपको बताऊंगा क्यों ज़्यादा है। बट उन्होंने पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना उसको 4 इक्वेशंस के अंदर समेट के रख दिया, और उन चारों इक्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रपोज करी थी। उनमें से एक चीज़ ये थी कि आपका एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होता है ना, इट शुड एमिट रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करना चाहिए, अपनी एनर्जी एमिट करना चाहिए। और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, उसकी वेलोसिटी हर पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर चेंज हो रही है। तो रदरफोर्ड मॉडल का जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल उसको रेडिएशंस एमिट करनी चाहिए, यानी कि उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जानी चाहिए। आपने देखा था एनर्जी जो है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि उसकी धीरे धीरे रेडियस जो है वो भी कम होती चली जानी चाहिए। और इवेंचुअली उसको इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, यानी कि आपका एटम जो है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। तो ये पहला ड्रॉबैक था। अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो रदरफोर्ड का मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। हमें पता है एटम स्टेबल है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरते, बट रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को गिर जाना चाहिए था, या वो क्यों नहीं गिरते उसका कोई आंसर नहीं था रदरफोर्ड के पास, ठीक है ना। और दूसरा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हमें उस टाइम तक हाइड्रोजन गैस जो है उसका स्पेक्ट्रम मिल चुका था। स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट स्पेक्ट्रम नाम की जो चीज है वो 2 प्रकार की हो सकती है। अभी आप एक बार के लिए इमेजिन करो, जैसे इंसान जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं प्राइमरीली, मेल एंड फीमेल, है ना। तो वैसे स्पेक्ट्रम नाम की जो एंटिटी है वो 2 प्रकार की हो सकती है, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। तो रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में हम हाइड्रोजन का मॉडल, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जब देखते हैं तो वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। क्या डिफरेंस होता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि हाइड्रोजन एटम के द्वारा हर वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होनी चाहिए, लेकिन असल में ये देखा गया है कि हाइड्रोजन के एटम के द्वारा कुछ खास वेवलेंथ की रेडिएशंस ही एमिट होती है, बहुत सारी वेवलेंथ जो है वो तो एमिट होती ही नहीं है। तो रदरफोर्ड के हिसाब से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था, हर वेवलेंथ की रेडिएशंस बाहर निकलनी चाहिए थी, जबकि रियलिटी के अंदर हमारा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है वो डिस्क्रीट होता है, केवल और केवल कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही रेडिएटेड होती है एटम के द्वारा, बाकी सारी नहीं होती। तो ये भी हमारा एक तरीके से रदरफोर्ड की जो मॉडल है उसके ऊपर एक बोलते ना ब्लो था, एक आघात था, जिसने रदरफोर्ड के मॉडल को सेटबैक प्रोवाइड किया। एक नए मॉडल की आवश्यकता हमें फील हुई। लेकिन उस नए मॉडल के बारे में बात करें ना, उससे पहले जो मेन अड़ंगा रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर जिसने डाला है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा, यहां पर आप एक सवाल मेरे से ये भी पूछ सकते हो कि सर हमने मैक्सवेल की बात को सही माना, भाई मैक्सवेल ने कह दिया कि एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है उसको रेडिएशंस एमिट करनी चाहिए, तो आप ये भी तो कह सकते हो ना कि सर हो सकता है मैक्सवेल की बात छूटी हो सकता है मैक्सवेल के लॉज के अंदर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत हो बजाय रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर, है ना, ये भी तो कह सकते हो आप। तो फिर हमें पता चला कि नहीं यार, मैक्सवेल की बात है तो सच्ची, क्योंकि एटम से रेडिएशंस तो निकल रही है, एटम से एनर्जी तो निकल रही है। अगर मैक्सवेल की बात झूठी होती तो एटम से एनर्जी नहीं निकलती, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर है उसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता और एनर्जी नहीं निकलती। एनर्जी तो निकल रही है, डिस्क्रीट मैनर के अंदर निकल रही है, तो मैक्सवेल की बात झूठी नहीं है।
झूठी अगर है तो वो रदरफोर्ड की बात है, वो हमें पता पड़ गया। और सेकंड चीज़ फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से और हमें कंफर्म हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल चीज़ है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो मिलता है, हमें दिखता है कि हाँ यार ऐसा ऐसा ये वेवलेंथ इसके अंदर होनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली है क्या, व्हाट द हेल इज इट, राइट। सबसे बड़ा सवाल, ये वर्ड जो है वो बड़ा कंफ्यूज करता है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैंने स्पेक्ट्रम का डायग्राम भी आपको दिखाया है, बट एक बार जान लेते हैं कि स्पेक्ट्रम कब मिलता है, होता क्या है। तो जब आप किसी एटॉमिक गैस को, जैसे आपने हाइड्रोजन के बारे में बात करी, एक्साइट करते हो। अब एक्साइट आप कैसे कर सकते हो, करंट पास कर सकते हो, ठीक है, और हीट प्रोवाइड करवा सकते हो। एक्साइट करने का मतलब है कि उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी पाके एक्साइटेड स्टेट्स के अंदर पहुंच जाए। बहुत कम टाइम तक वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहते हैं और वापस से जंप करते हैं अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर, और फिर जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब करी थी वो वापस से रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो व्हेनेवर एन एटॉमिक गैस इज एक्साइटेड बाय पासिंग अ करंट थ्रू इट और बाय प्रोवाइडिंग हीट टू इट एट लोअर प्रेशर। लोअर प्रेशर का मतलब है कि जो भी कुछ रेडिएशन निकल रही है वो एटम्स के बीच के इंटरेक्शन की वजह से नहीं निकल रही। लो प्रेशर पर हम ये मान सकते हैं कि एटम्स जो है वो बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इससे डबल कंफर्म हो गया कि जो रेडिएशन निकल रही है वो एटम के अंदर से निकल रही है, एटम्स के बीच के इंटरेक्शन की वजह से नहीं निकल रही। तो लोअर प्रेशर के ऊपर जब आप किसी एटॉमिक गैस को एक्साइट करते हो तो रेडिएशंस बाहर निकलती है। अब आप हर रेडिएशन को नोट करते चले जाते हो कि ये वाली रेडिएशन है, चलो इसकी वेवलेंथ कितनी है, ये वाली रेडिएशन मिली, इसकी वेवलेंथ कितनी है, ये वाली रेडिएशन कितनी है, इसकी वेवलेंथ कितनी है। और इन सबका जो कलेक्शन है ना, जो आपने ये डेटा रिकॉर्ड किया है, इस कलेक्शन को अपन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल एमिटेड रेडिएशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये दो प्रकार का हो सकता है, एमिशन स्पेक्ट्रम, जिसको अभी मैं डिस्क्राइब कर रहा था। इसमें आप एक्साइट करते हो एटॉमिक गैस को और देखते हो कि कौन कौन सी रेडिएशंस एमिट हो रही है, ठीक है ना। तो विच वेवलेंथ इज एमिटेड, रेडिएटेड, ये आपको पता चल जाता है। और एक उल्टा काम भी कर सकते हो आप, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी बना सकते हो। उसमें आप व्हाइट लाइट पास करवाते हो गैस के थ्रू, तो गैस के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें से कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ वाला जो पार्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको जो स्पेक्ट्रम मिलता है, जो बाहर की तरफ वेवलेंथ मिलती है, उसमें से कुछ वेवलेंथ क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो आप ये पता लगा लेते हो कि विच वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब्ड। इसके अंदर बेसिकली आपका डार्क बैकग्राउंड होता है, डार्क बैकग्राउंड होता है, और स्पेक्ट्रम लाइन जो होती है वो कैसी होती है, ब्राइट स्पेक्ट्रम लाइंस होती है, ब्राइट स्पेक्ट्रम लाइंस होती है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में बैकग्राउंड होता है डार्क, और जो वेवलेंथ हमें मिलती है वो ब्राइट लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करी जाती है। इसके अंदर उल्टा होता है, इसके अंदर ब्राइट बैकग्राउंड होता है, ठीक है ना, और इसके अंदर डार्क लाइंस होती है, गायब होगी ना वेवलेंथ। तो ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तो देखो ये हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैंने दिखा रखा है। मैं वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर शो कर रहा हूं, और देखो मुझे एक 1875 नैनोमीटर की वेवलेंथ मिल रही है, फिर बीच में मामला गायब है, फिर मुझे ये वाली वेवलेंथ मिलती है, फिर ये 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 मिलती है, फिर बहुत सारी वेवलेंथ मिलती है, ठीक है। फिर अचानक से फिर से मामला गायब हो जाता है, फिर 656 नैनोमीटर मिल रहा है, फिर वही सेम पैटर्न, ठीक है। तो जो जो वेवलेंथ मुझे मिल रही है उसको मैं एक लाइन के द्वारा शो करता चला जा रहा हूं, और ऐसी कोई स्ट्रक्चर बन रही है, ये हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया। तो अब घबराना मत स्पेक्ट्रम से, स्पेक्ट्रम जस्ट केवल और केवल एक डेटा कलेक्शन है, डेटा कलेक्शन है। हम जस्ट केवल ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी वेवलेंथ हमें मिल रही है जो कि हाइड्रोजन गैस के द्वारा एमिट या रेडिएट की जा रही है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक पैटर्न आप नोटिस करोगे कि आपको ना एक फिक्स पैटर्न नजर आ रहा है, यहां से लेके यहां तक आपको एक फिक्स पैटर्न नजर आ रहा है कि ये पहली लाइन थी, ठीक है, एक बहुत ज्यादा गैप के बाद में दूसरी लाइन मिली, फिर गैप थोड़ा कम हो गया, तीसरी लाइन मिली, फिर गैप और कम हो गया, चौथी लाइन मिली, फिर गैप और कम हो गया, पांचवी लाइन मिली, और कम छठी लाइन, और कम सातवीं लाइन, फिर और कम होते 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 खत्म हो गया। फिर देखो कुछ टाइम तक मामला गायब रहेगा और फिर वापस से आपको सेम पैटर्न नजर आएगा कि आपको पहली लाइन मिली, एक लार्ज गैप के बाद में दूसरी, फिर गैप कम हुआ तीसरी, फिर गैप और कम हुआ चौथी, फिर और कम हुआ पांचवी, छठी, सातवीं, इस तरीके से आपको लाइंस मिलती रही। तो ये जो एक पूरा का पूरा सेट आपको मिल रहा है ना, ये जैसे हो गया, ये वाला जैसे सेट हो गया, ये वाला जैसे सेट हो गया,
इसको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। सबसे पहले बामर ने एक स्पेक्ट्रल सीरीज हमें बताई थी, और वो इसलिए बताई थी क्योंकि ये सारी की सारी जो वेवलेंथ है ना, ये विजिबल लाइट के रीजन में है, ठीक है, विजिबल जो हमें दिखती है। तो बामर ने सबसे पहले इस सीरीज के बारे में पता लगाया था, जिसको हम बामर सीरीज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो अब अपन स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे, स्पेसिंग बिटवीन लाइंस विद इन सर्टेन सेट्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू सम पैटर्न एंड ईच ऑफ दिस सेट इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रल सीरीज। जैसे मैंने बामर सीरीज जो है वो आपको अलग से दिखाई है यहाँ पर। तो बामर सीरीज की पहली लाइन मिली, फिर कुछ गैप बाद में दूसरी लाइन मिली, कुछ छोटे से गैप के बाद में तीसरी, गैप और कम हो गया, चौथी, गैप और कम हो गया, पांचवी, करते 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 इनफाइनाइट लाइन्स है, बट एक पैटर्न है, एक पैटर्न फॉलो कर रही है सारी की सारी लाइन्स, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और बामर सीरीज हमारे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज थी जिसके बारे में हमें पता चला था। और ये फर्स्ट क्यों है जिसके बारे में हमें पता चला? क्योंकि इसकी सभी वेवलेंथ जो है वो विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम के अंदर है ना, इसलिए हमें इसके बारे में पता चला था, ठीक है ना। तो ऐसी हमारी लाइमन सीरीज है, ऐसी हमारी पास्चन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, फंड सीरीज है, ठीक है ना। तो एक सबसे रिमार्केबल काम जो बामर ने किया, लाइमन ने किया, ताकि उनके नाम पर इन सीरीज का नाम रखा गया। भाई उन्होंने कुछ तो महान काम किया होगा ना, तब जाके हम आज उनको याद कर रहे हैं इन सीरीज के थ्रू। वो ये किया कि उन्होंने हमें एम्पीरिकल फॉर्मूलाज प्रोवाइड करवाए। एम्पीरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पीरिकल फॉर्मूला ये होता है कि आपको इस पैटर्न के बारे में पता चला, है ना। जैसे अपन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं ना, 1 के बाद में 3 आया, 3 के बाद में 5 आया, 5 के बाद में 7 आया, 7 के बाद में 9 आया, तो हमें एक पैटर्न पता पड़ गया कि आपको हर बार 2 ऐड करना है, आपको अगला नंबर मिलता चला जाएगा, है ना। या फिर 1 के बाद में 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, तो आपको पैटर्न पता पड़ गया कि अगला नंबर पाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करता चले जाना है। तो क्यों करना है हमें नहीं पता, बट क्या करना है वो हमें पता पड़ गया। हम उस सीरीज के कोई से भी एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं बाय यूजिंग अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी टर्म का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? a + n-1 इंटू डी। जैसे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है उसके किसी भी nth टर्म का जो फॉर्मूला हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? a × r⁻n-1, ठीक है ना। ये करते थे ना अपन छोटी क्लासेस में। तो वो एम्पीरिकल फॉर्मूलाज थे। एम्पीरिकल फॉर्मूला का मतलब ये है कि इस फॉर्मूला से केवल और केवल आप ये पता लगा सकते हो कि किस एलिमेंट की वैल्यू कितनी होगी, सीरीज की कौन सी लाइन की वेवलेंथ कितनी होगी, आप ये पता लगा सकते हो। क्यों होगी, क्यों वही लाइन हमें मिल रही है, क्यों फॉर्मूला इस प्रकार के स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला है, ये किसी को भी नहीं पता। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जस्ट रिप्रेजेंट द पैटर्न फॉलोड बाय द स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये हमें बामर ने, लाइमन ने अपनी अपनी सीरीज के लिए दिया था। और हमारे भी वो फॉर्मूला बड़े काम का है क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। और बड़े आसान से फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूला में हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है, जिसकी वैल्यू 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहली सीरीज है हमारी लाइमन सीरीज, है ना। इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि ये यूवी रीजन के अंदर पड़ती है, अल्ट्रा वायलेट। वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और इसका एम्पीरिकल फॉर्मूला होता है 1/λ = r × 1/1² - 1/n²। यहाँ पर n 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब 1 से ज़्यादा बड़ा कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। फिर हम बात करते हैं बामर सीरीज की। तो बामर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन के अंदर होती है। इसका एम्पीरिकल फॉर्मूला बिल्कुल लाइमन सीरीज के फॉर्मूला से मिलता जुलता है, बस यहाँ पे 1² था, यहाँ पे आपने 2² कर दिया। यहाँ पे n की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 2 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकती है। फिर पास्चन सीरीज आई जो कि इंफ्रारेड रीजन के अंदर होती है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, यहाँ पे 2 की जगह 3 का स्क्वायर आ गया। n की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है, 3 से बड़ी होनी चाहिए। फिर ब्रैकेट सीरीज अगेन इंफ्रारेड रीजन में, फंड सीरीज अगेन इंफ्रारेड रीजन में, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूलाज आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, जब इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो कुछ टर्म्स हैं, उनकी बाय डिफॉल्ट जो मीनिंग है वो आपको पता होनी चाहिए, तो वो भी आप पता रख लो। तो सबसे पहले जब कहा जाए ना फर्स्ट लाइन, अब फर्स्ट लाइन किसको मानना है? इधर वाली को फर्स्ट लाइन मानना है, इधर वाली को फर्स्ट लाइन मानना है। तो फर्स्ट लाइन को हमने फिक्स कर लिया कि फर्स्ट लाइन कब होती है? फर्स्ट लाइन तब होती है जब n की वैल्यू हम जस्ट नेक्स्ट नंबर लेते हैं,
जैसे लाइमन सीरीज का फॉर्मूला था 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, तो n की वैल्यू जस्ट अपन 1 से अगला नंबर 2 ले लेते हैं, तो जो हमें लाइन मिलती है, तो जो हमें वेवलेंथ मिलती है वो फर्स्ट लाइन कहलाती है। इसी तरीके से बामर के लिए फॉर्मूला था r टाइम्स 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, तो अपन n की वैल्यू जस्ट क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 2 से अगला नंबर, तो जो हमें वेवलेंथ मिलती है वो बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन हो जाएगी। ठीक है ना। तो किसी भी सीरीज की फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, उस सीरीज में जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था उसमें n की वैल्यू उस सीरीज का जो नंबर था उससे जस्ट अगला नंबर लेना है। ठीक है ना। तो इस फर्स्ट लाइन की कुछ खासियत होती है, इसकी वेवलेंथ जो होती है ना वो मैक्सिमम होती है। हमने डायग्राम में भी देखा था, ये देखो ये रहा, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है ना। ये कब मिलती है, जब हम n की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, बामर सीरीज के लिए 3 ले लेते हैं। भाई 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर था ना, तो n की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो हमें ये लाइन मिलती है। ये वाली लाइन हमें कब मिलती है, जब हम n की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ये वाली लाइन कब मिलती है, जब n की वैल्यू अपन ले लेते हैं 5। ठीक है ना। तो इस तरीके से तो हमने देखा कि यार फर्स्ट लाइन जिसको हमने कहा है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होती है, उसकी एनर्जी भी लोएस्ट होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना। और वहीं बात करी जाए लास्ट लाइन के बारे में, यानी कि हमने n की वैल्यू कितनी ली है, इनफाइनाइट ली है। यहाँ पर जो हमें वेवलेंथ मिलती है वो मिनिमम वेवलेंथ होती है, या यूँ कह लो उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सब कुछ पता होता है, फॉर्मूला तो यार इतना आसान है ना, बट इस कंफ्यूजन की वजह से बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एक बार देखते हैं अपन। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डू ट्रांसमिशन फ्रॉम n = 4 टू n = 2 देन एमिटेड लाइन इन स्पेक्ट्रम विल बी। तो सबसे पहले देखो कहां पर आ रहा है, n = 2 के अंदर आ रहा है, तो हमारे फॉर्मूले में 1/λ = r टाइम्स 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो यहां पर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी सीरीज है, बामर सीरीज है। ठीक है, ये तो हमें पता पड़ गया। अच्छा, n = 3 होता तो फर्स्ट लाइन होती, n = 4 दे रखा है, तो ये बामर सीरीज की कौन सी वाली लाइन है, सेकंड लाइन है। तो हमें पता पड़ गया कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इट इज रिप्रेजेंटिंग सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। बहुत प्यारा सा सवाल है। ठीक है ना। ये 2000 में पूछा गया था, AIPMT या नीट जो भी कुछ उस टाइम पे एग्जाम हुआ था उसमें। ठीक है ना। फिर आपसे पूछा गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन इज ऑब्टेन्ड फॉर द ट्रांजिशन। किस ट्रांजिशन के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन जो है वो ऑब्टेन करी जा सकती है। तो यहां पर हमें देखना है कि किसके लिए वेवलेंथ जो है वो मिनिमम होगी। भाई जिसके लिए वेवलेंथ मिनिमम होगी उसी की एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखो ये हमारी लाइमन सीरीज है। ठीक है ना, मैंने बताया था लाइमन सीरीज की वेवलेंथ सबसे कम होती है। फिर ये हमारी बामर सीरीज है, ये वाली भी हमारी बामर सीरीज है, और ये वाली भी हमारी क्या है, ये तो खैर उल्टा ही ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसमें तो एमिशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज हमें पता पड़ गई कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज रिप्रेजेंटिंग, ए इज रिप्रेजेंटिंग लाइमन सीरीज, ठीक है, बी एंड सी रिप्रेजेंटिंग बामर सीरीज, बामर सीरीज, एंड डी तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि उसके अंदर तो एमिशन हो ही नहीं रहा, उसके अंदर तो एब्सॉर्प्शन हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है। तो आपने देखा था लाइमन सीरीज जो है वो सबसे कम वेवलेंथ वाली होती है। लाइमन सीरीज जो होती है वो सबसे कम वेवलेंथ वाली होती है, यानी कि ऑब्वियसली हमारा बी और सी आंसर हो ही नहीं सकता। हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए। उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी यानी कि उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे, ठीक है। वेवलेंथ सबसे कम यानी कि हमारी एनर्जी सबसे ज़्यादा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये फंडा आप बैठा लो तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा वैसे ऑप्शन नंबर सी भी गलत है इसमें ना, सी में भी उल्टा काम दे रखा है, 1 से 2 में जा रहा है, वो भी एब्सॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए और बी में ही थी लड़ाई, हमें पता पड़ गया ए में हमारा काम जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम एनर्जी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। तो लास्ट लाइन
ऑफ बामर सीरीज। तो मैंने बताया था लास्ट लाइन के लिए n की वैल्यू कितनी ले लेते हैं अपन, इनफाइनाइट ले लेते हैं। और बामर सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू r टाइम्स 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n की जगह रख दिया इनफाइनाइट स्क्वायर। इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट होगा, किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, तो एक कुल मिला के आ जाएगा आपका r डिवाइडेड बाय 4। तो ये तो बामर सीरीज हो गई। और अगर अपन बात करें लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है, तो इसके लिए n की वैल्यू अपन इनफाइनाइट ले लेते हैं। फॉर्मूला होगा हमारा r टाइम्स 1/1 स्क्वायर माइनस 1/, यानी कि आ जाएगा सिंपली r, है ना। तो यहां से लैम्डा b की वैल्यू आ गई कितनी, 4 डिवाइडेड बाय r, और यहां से लैम्डा l की वैल्यू आ गई कितनी, 1 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो आपको इनका रेशियो पूछा गया था, तो 4 डिवाइडेड बाय r 1 डिवाइडेड बाय r, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और रेशियो आ जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्यारा सा सवाल, ठीक है ना। इफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अब देखो इसके अंदर हिंट पकड़ो, आपको नाम नहीं दिया हुआ है ना सीरीज का, लेकिन हिंट दे दिए गए। आपको बता दिया गया है कि सीरीज कौन से वाले रीजन के अंदर है, यूवी रीजन के अंदर। इसका मतलब पक्का कैसी सीरीज हो जानी चाहिए हमारी, लाइमन सीरीज हो जानी चाहिए। हिंट दिया गया है, हमने पता लगा लिया, ठीक है ना। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अब मैंने बताया था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होती है, जब हम फर्स्ट लाइन की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं, फर्स्ट लाइन की बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब हमें n की वैल्यू कितनी लेनी है, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, यानी कि n की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 2 लेनी है। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1/λ इज इक्वल टू r टाइम्स 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, यानी कि 1 - 1/4 करेंगे तो ये 3/4 टाइम्स r आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इन्होंने लिखा है हाइड्रोजन, इसको इन्होंने लैम्डा नॉट लिखा है। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू हमें पता पड़ गई 4 डिवाइडेड बाय 3r हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन इट्स इंफ्रारेड रीजन इज, इंफ्रारेड रीजन में जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी वो कौन सी होगी। अब अगर आपको पता हो तो इंफ्रारेड रीजन में हमारी 3 सीरीज थी, बामर विजिबल में थी, फिर उसके बाद में पास्चन, ब्रैकेट और फंड, ये हमारी इंफ्रारेड रीजन के अंदर थी। और इसमें भी बामर के जस्ट जो अगली वाली सीरीज है, ठीक है, पास्चन सीरीज जो है, उसकी जो लास्ट लाइन है भाई, उसकी जो फर्स्ट लाइन होगी उसकी वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा होगी, है ना। उसकी जो लास्ट लाइन है वो इंफ्रारेड रीजन के मिनिमम वेवलेंथ को क्या कर रही होगी, रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है ना। तो ध्यान दो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार ये, है ना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रीजन, इसका मतलब है पास्चन सीरीज जो है, पास्चन सीरीज जो है उसकी लास्ट लाइन। तो पास्चन सीरीज का फॉर्मूला हुआ करता था 1/λ r टाइम्स 1/3 स्क्वायर माइनस, लास्ट लाइन के लिए n की जगह अपन क्या रख देते हैं, इनफाइनाइट, यानी कि ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 डिवाइडेड बाय r। अब आप यहां से लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट निकाल सकते हो। तो लैम्डा तो है 9 डिवाइडेड बाय r और लैम्डा नॉट है 4 डिवाइडेड बाय 3r, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 27 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स लैम्डा नॉट, ठीक है। 27 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स लैम्डा नॉट, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला बहुत आसान है यार, लेकिन ये क्वेश्चन इतना प्यारा बना दिया है क्योंकि इसमें सारी चीजें इनडायरेक्ट है। हमें कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा कि कौन सी सीरीज की कौन सी वेवलेंथ लेनी है, सब कुछ हमें फिगर आउट करना है। और हम कैसे फिगर आउट करेंगे, सुभाष सर ने आपकी हेल्प करी है, इतना क्लियरली आपको बताया है, सब कुछ विजिबली आपको दिखाया है कि कब मिनिमम वेवलेंथ होगी, कब मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, कब कौन सा रीजन होगा, कब कौन सा नहीं होगा। तो आपके लिए क्वेश्चन जो है वो बड़ा आसान हो जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है। ये है मिरेकल सीरीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये क्वेश्चन कर पाए, ये है लेवल हमारी इस सीरीज का, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज अब तो पकड़ में आ गया होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, इसका मतलब फर्स्ट लाइन, इसका मतलब n इज इक्वल टू 2, तो 1 अपॉन लेमडा एल आर टाइम्स 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय 4 करेंगे तो 3r बाय 4, तो लेमडा एल की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 3r। टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, इसकी भी बात कर लेते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर, तो इसका मतलब हो जाएगा फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, और बामर के लिए फर्स्ट लाइन का मतलब हो जाएगा n इज इक्वल टू 3, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लेमडा बी इज इक्वल टू r टाइम्स 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, यानी कि r टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि 9 माइनस 4 करोगे तो 5r डिवाइडेड बाय 36, यानी कि आपका जो लेमडा बी होगा वो कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 5r, 36 डिवाइडेड बाय 5r। तो आपको इन दोनों का रेशियो चाहिए था, ले लो अब तो रेशियो, 4 डिवाइडेड बाय 3r 36 डिवाइडेड बाय 5r, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 3r, 5r चला गया ऊपर, 36 रह गया नीचे, r से r गया, 4 से 9 टाइम्स गया, तो 5 डिवाइडेड बाय 27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। भाई हमें इतना तो पता ही ना कि लाइमन सीरीज जो होगी वो बामर सीरीज से कम होती है, तो हमारा जो रेशियो है वो लेस देन 1 आएगा, ये हमें पता है, लेस देन 1 आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो वैसे भी करेक्ट नहीं हो सकता था। ये ऐसा भी दिमाग लगाया करो ना, ऑप्शंस के अंदर भी दिमाग लगाया करो, कुछ चीजें डायरेक्ट पता लगाया करो बिना कैलकुलेशन के। तो हमें पता था हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इन दोनों में से कोई सा एक करेक्ट होगा, हमने फाइनली फिगर आउट कर लिया, हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये आज के लिए काफ़ी है, आज का जो दिन था वो हमने रदरफोर्ड मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिवोट किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर अपन बोर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इन स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में और डिटेल में जानेंगे। मतलब आज तो हमने देखा है कि इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना, आज हमने बात नहीं करी कि ऐसा क्यों है, कल वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों है और क्यों बोर को, नील्स बोर जो थे उनको नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने भी आइंस्टीन की तरह और डे ब्रॉय की तरह जो पिछले चैप्टर में हमने देखा था नोबेल प्राइज, उन्हीं की तरह उन्होंने भी कितना बड़ा काम किया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो भी। आई होप आज का वीडियो भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिरेकल सीरीज आपको कैसी लग रही है यार, प्लीज़ कमेंट्स के अंदर बताओ। कमेंट्स के अंदर आप बातचीत ही नहीं करते, ठीक है, मैं इंतज़ार करता हूँ कि आप अच्छे अच्छे डाउट्स पूछोगे, कुछ नए सजेशंस दोगे, कुछ भी, ठीक है ना। और शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे इसको, आपको पता है ना हमारा मिशन क्या है, ये हर उस बच्चे तक पहुँचनी चाहिए जिसके पास में पढ़ने का जज्बा है बट पढ़ने के साधन नहीं है। मदद करो यार मेरी, ठीक है ना, उन बच्चों की भी मदद करो, मेरी भी मदद करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ इस सीरीज़ को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय।